बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 2 का एक टॉपिक पढ़ रहे हैं और उसका टाइटल है कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। तो किसी वेक्टर के कंपोनेंट का मतलब क्या होता है और हम उसे किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं और फर्दर उसके अलावा हम कंपोनेंट से कैसे एक वेक्टर को डिटरमिन कर सकते हैं, ये हमारा आज का जो टॉपिक है वो हम पढ़ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर को डिफाइन कैसे करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन में सबसे पहले हम इस तरह से लिखेंगे, द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन। मतलब किसी वेक्टर की किसी भी डायरेक्शन के अंदर जो इफेक्टिव वैल्यू, अब इफेक्टिव वैल्यू का क्या मतलब है, आप यहां पर देखें एक वेक्टर ए है। अब ये वेक्टर ए जो है ये ना ही कंप्लीटली एक्स के अलॉन्ग है ना ही कंप्लीटली वाई के अलॉन्ग है, बट हम इसे कहेंगे इट लाइज इन एक्स वाई प्लेन, मतलब ये एक्स वाई प्लेन के अंदर है। अगर ये एक्स वाई प्लेन के अंदर है तो फिर इसका कुछ पार्ट, कुछ इफेक्ट एक्स के अलॉन्ग होगा और कुछ इफेक्ट जो है वो वाई के अलॉन्ग होगा। तो जो इफेक्ट इस वेक्टर का एक्स के अलॉन्ग होगा उसे हम उसका एक्स कंपोनेंट कहेंगे और जो इफेक्ट y के अलॉन्ग होगा दैट विल बी कॉल्ड y कंपोनेंट। तो यहां हम मजीद एक और चीज आ रही है जी, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर वर्ड जो है ये हम जानते हैं, रेक्टेंगुलर मींस कि अगर एंगल 90 बने, यानी कि राइट एंगल हो कोई से ऑब्जेक्ट के दरमियान। तो जैसे यहां पर हमारे पास ए एक्स और ए वाई, आप देख सकते हो इन दो लाइंस के दरमियान, इन दो कंपोनेंट्स के दरमियान एंगल 90 डिग्री है। तो हम ऐसे कंपोनेंट्स को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहते हैं कि जिनके बिटवीन एंगल कितना हो, राइट एंगल हो या 90 डिग्री हो। और इसको ऑर्थोगोनल भी पढ़ते हैं। ये मैं यहां पे लिख दूं ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल ये राइट एंगल हो, ऑर्थोगोनल हो, 90 डिग्री हो, या एक और नाम है नॉर्मल। तो ये तमाम जो है इन सब का मतलब एक ही है कि एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा। अब इसके अलावा हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स यहाँ पर ड्रॉ करने का तरीका भी देखते हैं और सिंपल कैसे कंपोनेंट्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट करें, हमारे पास एक एक्स वाई प्लेन है या कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसमें हमने एक वेक्टर ए ड्रॉ किया है। वेक्टर ए का एंगल विद एक्स एक्सिस, हम जानते हैं एंगल जो है वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हम ले रहे होते हैं। तो ये एंगल थीटा जो है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, उसे हम कहेंगे कि ए वेक्टर का एंगल थीटा है। अब ए वेक्टर जो है वो जिस पॉइंट पर लाई कर रहा है उस पॉइंट को पी कह रहे हैं। और हम क्या करेंगे, हम अगर इसके कंपोनेंट्स बनाना चाहते हैं तो कंपोनेंट्स बनाने के लिए हमें यहाँ इसके हेड से एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है डाउनवर्ड। और वो लाइन जो हम खुद ड्रॉ कर रहे होते हैं, जैसे यहाँ पर ड्रॉ की है, तो ये देखिए तो ये y के अलॉन्ग है, यानी कि y की डायरेक्शन भी इस तरफ है। और इस ए वाई को जिसे हम ए वाई कह रहे हैं ये असल में y कंपोनेंट है a का। तो क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, या आप ये कह लीजिए कि a का ये कंपोनेंट y के साथ पैरेलल है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ए वाई। एंड सिमिलरली ए एक्स, ये जो हमारे पास यहाँ से इसकी ओरिजिन से यहाँ तक, इसके हेड तक ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आई है, इसको हम नाम देंगे एक्स कंपोनेंट ऑफ ए, यानी कि ए एक्स। और इसके अलावा ये जो हमारे पास पॉइंट आ चुका है, इसको हमने m कह दिया, इस पॉइंट को n कह दिया। तो अब देखिए कि अगर ये ax है तो इसके सामने, इसकी सीध में यहां पर भी ax बनेगा, बिल्कुल उसके पैरेलल, उसकी सेम मैग्नीट्यूड होगी दोनों की। इसी तरह से अगर ये ay है तो इसके साथ y के अलॉन्ग भी ay ही बनेगा, क्योंकि दोनों की मैग्नीट्यूड्स, दोनों की डायरेक्शंस बिल्कुल पैरेलल हैं, सेम है। अब इसके बाद हम इसमें से ए वाई और ए एक्स के फॉर्मूलाज को कैसे ड्राइव करते हैं वो देखें। आपने सिंपल साइन थीटा और कॉस थीटा अप्लाई करना है। आपने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ा हुआ है, 9th 10th में भी हम पढ़ गए हैं। साइन थीटा का रिलेशन होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस जो है, इसके लिए हम लिख सकते हैं। अब यहां पर देखें तो इस वेक्टर के लिए ये एंगल थीटा है, एंगल थीटा के सामने परपेंडिकुलर होगा, इट मींस ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी परपेंडिकुलर। ये जो इंक्लाइंड लाइन होती है, यानी कि तिरछी लाइन होती है, हम जानते हैं ये क्या होता है बच्चों, हाइट। और रिमेनिंग जो बच गया है वो क्या होगी, दैट विल बी बेस। तो हमने ये तीनों अब लिख लिए यहां पर। तो यहां पे देखिए साइन थीटा परपेंडिकुलर क्या है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर है, यानी कि ए वाई। इसी तरह से हाइट क्या है, ओपी, और ओपी को हम नाम दे सकते हैं ए, यानी कि इसकी मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड। साइन थीटा इज इक्वल टू ए वाई ओवर ए आ चुका है। अब आपने क्या करना है जी, यहां पर देखें ए मैग्नीट्यूड इज बीइंग डिवाइडेड, सो वी नीड टू मेक इट हियर। हमें इसे इधर लेके आना हो तो हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ए साइन थीटा विल बी इक्वल टू ए वाई। इट मींस हमारे पास ए वाई का एक फॉर्मूला ड्राइव हो गया है, एंड दैट इज इक्वल टू ए साइन थीटा। इन द सेम वे cos थीटा जो है उसका फॉर्मूला होता है जी बेस ओवर हाइट। तो बेस और हाइट, बेस है ax, ऑलराइट, हाइट क्या है अगेन मैग्नीट्यूड ऑफ a। तो a अगेन इधर जाएगा तो ax किसके इक्वल आ जाएगा, a cos थीटा के। तो ay और ax जो है ये आपने इन कंपोनेंट्स के फॉर्मूलाज ड्राइव किए हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपसे पूछा जाता है एक एमसीक्यू में या शॉर्ट क्वेश्चन में कि हमारे पास एक वेक्टर है, उसकी मैग्नीट्यूड है लेट्स सपोज 10, ठीक है, मैग्नीट्यूड 10 है, और उसका एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ लेट्स सपोज 30 डिग्री। तो आप उसका एक्स कंपोनेंट निकालें,
हाउ कैन वी कैलकुलेट इट्स एक्स कॉम्पोनेंट। तो एक्स कॉम्पोनेंट निकालने के लिए क्या करना है, हमने सिंपल ये फॉर्मूला लगा देना है। और कैसे लगाएंगे जी, हम ए की जगह पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए 10 पुट करेंगे, कॉस थीटा की जगह पे 30 पुट करेंगे, और हमारे पास रिजल्ट जो है वो इस तरह से कैलकुलेट हो सकता है, ए कॉस थीटा है ये फॉर्मूला। तो ए की जगह पे हम लगाएंगे 10 मल्टीप्लाई बाय कॉस 30 डिग्री। तो हम सिंपल सा काम है, अब ये आप सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे बच्चों, cos 30 निकालेंगे कैलकुलेटर से और उसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगा, दैट विल बी x कंपोनेंट ऑफ a। और अगर इसी तरह से कहा जाए ए वाई निकालें, तो ए वाई निकालना भी कोई मुश्किल नहीं है, ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद अब हमारे पास नेक्स्ट एक क्वेश्चन आ रहा है, डिटर्मिनेशन ऑफ अ वेक्टर बाय इट्स कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स से कैसे वेक्टर को डिटरमिन करना है, कैसे फाइंड करना है, तो ये हम समझते हैं। इसके लिए देखिए, सबसे पहले हम देखना चाहते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम जानते हैं जी कि वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड या किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो है दैट इज सिंपली रिप्रेजेंटेड बाय रिमूविंग द एरोहेड। आप ए को सिंपल लिखें, एरोहेड को हटा दें, तो ये रिप्रेजेंटेशन किसकी है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। एक और इसकी रिप्रेजेंटेशन है कि आप उसके, अगर आप एरो लगा चुके हैं तो आपको क्या करना है, उसके साइड पे बार्स लगा देनी, मॉड्स लगा देने, तो ये भी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए की। अब उसके बाद हम क्या करेंगे जी, इसी ट्राइंगल पे, ये जो हम अभी देख रहे थे राइट एंगल ट्राइंगल, जिसको POM, ये राइट एंगल ट्राइंगल कह सकते हैं हम, इस राइट एंगल ट्राइंगल जिसका नाम है POM। अब इस ट्राइंगल के अंदर आप पाइथागोरियन थ्योरम अप्लाई कीजिए, और पाइथागोरियन थ्योरम हम जानते हैं, इसे आप याद रख सकते हैं, हाइप इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस है, स्क्वायर्स आते हैं, आप बेस स्क्वायर को पहले भी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर को बाद में भी लिख सकते हैं। इसको याद करने का एक शॉर्टकट है, हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर क्या मतलब है, H फॉर हाइप, हाइपोटेनस, इसका स्क्वायर लीजिए, स्क्वायर तो सभी के साथ आना, ये याद रखिए, H फॉर हाइप, इसका स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये याद रखना है कि तमाम के स्क्वायर्स आने हैं, और H के बाद क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो हमारे पास ऑब्वियस है कि ब्लड प्रेशर यानी कि हाई ब्लड प्रेशर से आप ये याद रख सकते हैं, एक टर्मिनोलॉजी यूज कर सकते हैं। अब ए स्क्वायर ये कहां से आया, देखिए हाइप का स्क्वायर हमने पढ़ा हुआ है, हाइप क्या है, ए वेक्टर जो है इसकी मैग्नीट्यूड हाइप होगी, हाइपोटेनस होगी, तो हमने क्या करना है, हाइपोटेनस की जगह ए लिखना है और उसका स्क्वायर ऑलरेडी मौजूद है। देन आफ्टर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो यहां पर परपेंडिकुलर क्या है स्टूडेंट्स, क्या ax है या ay है, ay है परपेंडिकुलर, तो आपने क्या करना है, ay लिखना है परपेंडिकुलर की जगह पे और उसका स्क्वायर ले लेंगे। उसके बाद बेस का स्क्वायर, यानी कि अब ax क्या है, बेस है, तो उसका भी स्क्वायर आ जाएगा। अंडर रूट लीजिए, अंडर रूट लेने में हम क्या कर सकते हैं जी, देखें a का स्क्वायर है, उसका भी अंडर रूट, और इस सारी वैल्यू का भी अंडर रूट ले लेंगे, और स्क्वायर और अंडर रूट ये वाले तो कैंसिल हो जाएगा ना, ये वाला ये कैंसिल हो गया। तो ये मैथ का सिंपल रूल है सिंप्लीफिकेशन का। लेकिन ये वाले क्यों कैंसिल नहीं हो सकते बच्चों, क्योंकि ये दोनों ऐड हो रहे हैं, इनको अगर ऐड करना पॉसिबल है, ऐड करेंगे, उसके बाद इसके स्क्वायर जो अंडर रूट के साथ कैंसिल हो सकता है। इस हालत में, इस कंडीशन में वी आर अनेबल टू रिमूव स्क्वायर विद द स्क्वायर रूट। तो अब क्या करेंगे हम, ए को, ये जो हमने कैलकुलेशन की, असल में हमने क्या फाइंड किया है, हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि एक वेक्टर के पास, वेक्टर जो है उसकी दो क्वालिटीज हैं कि उसमें एक मैग्नीट्यूड होनी चाहिए, दूसरा डायरेक्शन होनी चाहिए। तो मैग्नीट्यूड हमने फाइंड कर लिया है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या आया है जी, दैट इज अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर। तो अब इस चीज को याद रखिएगा कि ये बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में यूज होता है ये फॉर्मूला, कि अगर आपसे कहा जाए कि आप इसे कोई भी वेक्टर दिया जाए उसकी मैग्नीट्यूड निकालें, तो आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो अगर 3 एक्सेस होते तो z का स्क्वायर भी साथ में ऐड हो सकता था। उसके बाद देखिए, तो वेक्टर मैग्नीट्यूड रखता है, दूसरी चीज उसके पास डायरेक्शन होनी चाहिए। डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए तरीका होता है tan थीटा जो है वो हम निकालें। तो tan थीटा उसका फॉर्मूला देखें तो वो होता है जी परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है जी, जैसे साइन और कॉस का फॉर्मूला है, सिमिलरली tan का भी फॉर्मूला मौजूद है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। अब परपेंडिकुलर लिखेंगे ay, बेस लिखेंगे ax, और आपने थीटा, एक्चुअली डायरेक्शन क्या होती है, थीटा से ही हमें रिप्रेजेंटेशन मिलती है। क्या करना है जी, थीटा इधर रखिए, tan इधर लिखेंगे तो tan इनवर्स हो जाएगा, और tan इनवर्स जो है वो इक्वल होगा ay ओवर ax के। इसके बाद हम एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है वो सॉल्व करते चले कि रिवर्स प्रोसेस ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन का उल्ट प्रोसेस क्या है, बच्चे इसमें वेक्टर सब्ट्रैक्शन लगाते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि एडिशन का ऑपोजिट तो सब्ट्रैक्शन ही है, बट ये रॉन्ग अप्रोच है। क्या होगा जी, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, यानी कि एक वेक्टर के कंपोनेंट्स बनाए जाएं अगर, तो उसे कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। यानी कि इस रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि हम अगर किसी वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं तो इस फिनोमेना को हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहेंगे। तो एडिशन का रिवर्स क्या है जी बेटा, क्या है जी, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। टॉपिक देखें, डिटर्मिनेशन ऑफ अ वेक्टर बाय इट्स कंपोनेंट्स, मतलब कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करते हुए हमने वेक्टर को डिटरमिन करना है, फाइंड करना है। तो वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, दो चीजें होनी चाहिए। हमने मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर ली
और हमने उसकी डायरेक्शन भी फाइंड कर ली। तो इसका मतलब है कि हम किसी कंपोनेंट को इस्तेमाल करते हुए, वेक्टर के कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करते हुए उसके वेक्टर को फाइंड कर सकते हैं, डिटरमिन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन अलग से आ सकता है जी, पोजीशन वेक्टर। अ वेक्टर दैट डिस्क्राइब्स द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन के लिहाज से किसी पॉइंट की लोकेशन बताने वाला वेक्टर पोजीशन वेक्टर कहलाता है। और इसमें आप देखिए कि ये ओरिजिन है, ये हमारे पास एक पॉइंट है, इस पॉइंट तक एक वेक्टर ड्रॉ कर दें, दैट इज आर वेक्टर, और आर वेक्टर जो है वो पोजीशन वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है। तो हम इस ओरिजिन से पॉइंट पी तक जो वेक्टर ड्रॉ करते हैं उसे पोजीशन वेक्टर कहते हैं। इसी तरह से अब देखिए, तो इसको एक इस तरफ लाइन ड्रॉ करें तो ये ए क्या है, ए एक्चुअली पोजीशन वेक्टर का एक्स कोऑर्डिनेट है, यानी कि एक्स के लॉन्ग को कितनी दूर है, कितनी लेंथ है उसकी, और बी जो है दैट इज वाई कोऑर्डिनेट ऑफ आर वेक्टर। और हम टू डायमेंशन यानी कि प्लेन के अंदर इस वेक्टर को कैसे डिटरमिन कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं बेटा, तो आर वेक्टर जो है वो आएगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप। अब ए आई कैप का मतलब क्या है जी, कि आई कैप हम जानते हैं एक्स के लिए जो होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए हम आई कैप यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, तो ए आई कैप आ जाएगा यानी कि एक्स के लॉन्ग, बी जे कैप यानी कि वाई के लॉन्ग, दैट्स व्हाई जे कैप आ रहा है इसमें। अब इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करनी है, मैं पहले बता चुका हूं कि ये वाला फॉर्मूला यहां पे लगाइए मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए। तो ये देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और आर जो है वो हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गई है, एरो हटा दिया। तो आई कैप जे कैप क्यों नहीं आए, क्योंकि मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन का काम नहीं है, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताता है, तो इसलिए हमने आई कैप जे कैप को यहां नहीं लिखना है। मैग्नीट्यूड आपने निकाल ली है, इसकी तरह से आप एक और तरह से भी मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, लेकिन वो 3 डायमेंशन में, स्पेस में। 2 डायमेंशन को याद रखें बच्चों, प्लेन कहते हैं, प्लेन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और 3 डायमेंशन को स्पेस कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। तो आर वेक्टर जो है वो किसके इक्वल आएगा, आप देखें ऐसे ही लिखना है, सिर्फ एक चीज का इसमें एडिशन हो जाएगा और वह सी के कैप, और उसकी मैग्नीट्यूड भी सेम वही तरीका है, सिंपली सी स्क्वायर ऐड हो जाएगा। और ये आप देख सकते हैं, ये 3 डायमेंशनल हमने एक स्पेस कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया है जिसमें एक वेक्टर आर है पोजीशन वेक्टर, और पी ए बी सी जो है ये उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ए एक्स के अलोंग, बी वाई के अलोंग और सी जेड एक्सिस के अलोंग। तो आज का ये हमारा टॉपिक यहाँ पर ही खत्म होता है। अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज।